हाँ देखो, अपने हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया ना। हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो आपका है हाईवे मटेरियल। ठीक है, हाईवे मटेरियल। नेक्स्ट अपना जो पार्ट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, वो सेकंड पार्ट है, वो आपका है रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करेंगे अपन अच्छे से। ओके, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका पहला चैप्टर है रेलवे का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में आपका दूसरा चैप्टर रहेगा रेल मतलब जो आपकी पटरी होती है, पटरी जानते हो ना, जो आई सेक्शन से बना होता है। ठीक है, उसको रेल कहते हैं। उसके बाद में उसमें जो बीच में लगने वाले स्लीपर होते हैं, स्लीपर का मतलब समझ गए? ठीक है, बस वाला स्लीपर नहीं, हाँ स्लीपर का मतलब जो कंक्रीट का बना होता है इतना बड़ा, समझ गए। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे उसके बाद में जो उसमें रोडी बिछाई जाती है, ब्लास्ट। ठीक है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट हो गया इनके मटेरियल के बारे में, जो आपका जो रेल बिछता है। इसके साथ में उसमें जो फास्टनर्स वगैरह लगते हैं, जैसे दो आपकी रेल आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से दो रेल आ रही है, इस प्रकार से दो रेल आ रही है। ठीक है, तो इनको जोड़ना है, क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो इस प्रकार से अपन जोड़ेंगे, जिसको अपन फिश प्लेट वगैरह कहेंगे, और इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे फास्टनर्स। क्या कहेंगे? फास्टनर्स कहेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड फास्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे अपना एक पूरा का पूरा एक रेलवे जो ट्रैक है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन बात करते हैं इसका बेसिक, है ना। देखो, विश्व में 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड में स्टोकटन व डोलिगटन के बीच रेलवे लाइन चालू हो जाने के पश्चात विश्व में अन्य भागों में रेलवे प्रणाली का विकास प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 1825 में रेलवे ट्रैक बिछाया गया। कहाँ कहाँ के बीच बिछाया गया? इंग्लैंड में बिछाया गया, एक स्टोकटन और डोलिगटन, ये दो शहरों के नाम है। यहाँ पर क्या किया गया, ये अपन रेलवे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि रेलवे सबसे पहले कहाँ और किस प्रकार से आया। ठीक है, आगे देखो, इंग्लैंड में इस रेलवे लाइन की डिजाइनिंग और प्लानिंग किसने की? जॉर्ज स्टीफेन ने की। किसने की? जॉर्ज स्टीफेन ने। इस इंजन का नाम लोकोमोटिव रखा गया। क्या रखा गया इंजन का नाम? लोकोमोटिव, जो कि 6.5 टन भारी था तथा 32 डिब्बों का खींचा जाना था ना। गाड़ी की स्पीड कितनी रखेगी? लगभग 19.32 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, मतलब इस जो सबसे पहले जो इन्होंने रेल चलाई जॉर्ज स्टीफेन ने। ठीक है, इसकी क्या विशेषता थी? जो इंजन था उसका वजन था 6.5 टन, 32 इसमें डिब्बे रखे गए और लगभग इसको चला गया 19.32 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से। समझ में आ गई बात? ओके, अब बात करते हैं इंडिया में। कहाँ पर बात करें? इंडिया में रेलवे देखो कैसे और कब आया। भारतीय रेलों के विकास तथा देखभाल के लिए मंत्रालय स्थापित किया गया। रेल मिनिस्ट्री के बाद सर्वोच्च अधिकारी प्राप्त रेलवे बोर्ड है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, रेलवे विभाग व संचालन की जिम्मेदारी इसी बोर्ड की होती है। रेलवे बोर्ड भारत में सभी रेल के लिए होता है। एक रेलवे बोर्ड बनाया गया, ठीक है, और रेलवे बोर्ड बनाया गया कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, उसके अंडर में सारे रेलवे लाइन्स या सारे जितने भी रहे वो इंक्लूड होता है। देखो रेलवे को किस प्रकार से बांटा है, अच्छे समझना। बेसिक क्वेश्चन आपके आपको इंडिया जी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले उत्तरी रेलवे था। उत्तरी रेलवे मतलब जो भारत का जो नॉर्थ पार्ट है। दूसरा आपका पूर्वी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे है, दक्षिणी रेलवे। ये चार तो हो गया आपके इंपॉर्टेंटली। उत्तरी हो गया, ठीक है, और पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया और दक्षिणी हो गया। ठीक है, ये चार तो ये हो गए। ठीक है, भारत के चारों कोनों में। आगे बात करें दक्षिणी पूर्वी रेलवे, ठीक है, उत्तरी पूर्वी रेलवे, केंद्रीय रेलवे सेंटर जो दिल्ली में अपन बोल सकते हैं, है ना। फिर उत्तरी रेलवे 13 के नाम से जाना गया। और नेक्स्ट आपका है दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी केंद्र रेलवे। ठीक है, ये अपने टोटल मिला के 9 रेलवे स्थापित किए गए। ठीक है, जो मुख्य रूप से अवेलेबल हैं। आगे देखो, प्रत्येक रेलवे जोन जनरल मैनेजर के नीचे काम करते हैं। किसके नीचे काम करते हैं? जनरल मैनेजर के, है ना। ये थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, ये तो जोन आपका ZON है और यहाँ पर जनरल GNERAL है। समझ गए? हाँ, अपने रेलवे जोन के कार्यकलापों के लिए जनरल मैनेजर रेलवे बोर्ड को जवाब देना होता है। एक जनरल मैनेजर के नाम से आपका रेलवे बोर्ड होता है। ठीक है, तो जितनी भी गतिविधि रेलवे की होती है वो सारी की सारी इसके अंडर काम करती है। प्रत्येक जोन में डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। एक ऑपरेटिंग होता है,
कॉमर्शियल होता है, अकाउंट्स होता है, सिक्योरिटी होता है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रिकल होता है और पर्सनल एंड मेडिकल होता है। ये रेलवे की एक प्रकार की विशेषता होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के आपके क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल होते हैं। ठीक है, तो सर आगे अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया, ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन। ओके, देखो रास्ते के महत्व एवं मेंटेनेंस, एवरेज स्पीड एंड ट्रैफिक की मात्रा के अनुसार भारतीय रेलवे को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? एक तो ट्रंक रूट्स के नाम से जाना गया है, एक मेन लाइन होती है आपकी, कौन सी होती है? ट्रंक रूट्स, मेन लाइन और ब्रांच लाइन। ठीक है, ये रेलवे के इंडिया में 3 पार्ट है। तो देखो सबसे पहले ट्रंक रूट्स क्या होते हैं वो समझो। यह मुख्य रेल मार्ग है जो भारतीय रेलों का आधार है, ठीक है, तथा संपूर्ण मार्गों को जोड़ता है। इस मार्ग में मैक्सिमम एवरेज स्पीड ब्रॉड गेज लाइन के लिए 120 किलोमीटर पर हावर्स एंड मीटर गेज के लिए लगभग 80 किलोमीटर पर हावर्स से होती है। इसको अच्छे से समझना। देखो क्या होती है, इधर देखो सब सामने, ये अपना भारत है, ठीक है। तो भारत की जो मुख्य लाइनें हैं, मान के चलो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपन को चलना है, और यहाँ से अपन को यहाँ तक चलना है, गुजरात से लेकर असम तक, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ की जो मेन लाइन है वो आपकी मेन क्या कहलाएगी? ट्रंक रोड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रंक रोड्स कहलाएगा। इसमें मुख्य रूप से होगा क्या? इसमें एक तो आपका होगा मीटर गेज और एक आपका होता है ब्रॉड गेज। क्या होता है? ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज होता क्या है? जो रेलवे पटरी आपकी बिछाई जाती है, रेलवे पटरी है ना, एक इधर रेलवे पटरी आएगी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको गेज डिस्टेंस कहते हैं। कौन से डिस्टेंस कहते हैं? गेज डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ समझने की बात ये है कि यह जो गेज डिस्टेंस जो आपकी है, ये वाली जो गेज डिस्टेंस है, इसको यदि 1.67 मीटर के बीच में बनाया जाए, ये दूरी आपकी कितनी चाहिए? 1.67 मीटर। तो ये तो आपका क्या कहलाएगा? ब्रॉड गेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रॉड गेज। मीटर गेज में क्या होगा? यही वाली जो डिस्टेंस आपकी है, यही जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इनके बीच में कितनी होगी आपकी? मात्र 1 मीटर की। कितनी होगी? इसको अपन कौन सी गेज कहेंगे? मीटर गेज कहेंगे। बात समझ गए? ठीक है। तो अब देखो बात को समझो कि ट्रंक रोड जो आपका है, तो ब्रॉड गेज लाइन है, उस पर 120 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से आपकी ट्रेन चलेगी, ठीक है। और मीटर गेज में कितनी की रफ्तार से चलेगी? 80 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखो। अब मेन लाइन की बात करते हैं। इधर देखो, ट्रंक रास्तों के अलावा ब्रॉड गेज लाइन पर यदि गवर्नमेंट मैनेजर ट्रेन का मान 10 और इससे अधिक तथा मीटर गेज के लिए 25 है, तो इससे अधिक होता है तो ब्रॉड गेज के लिए अनुमत स्पीड 100 किलोमीटर पर हावर्स और मीटर गेज की स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? 75 किलोमीटर पर हावर्स से रखी जाएगी। ये आपकी GMT एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ब्रॉड गेज के लिए 10 होती है और आपकी मीटर गेज के लिए कितनी होती है? 25 होती है, जो किस में यूज़ होती है? मुख्य रूप से आपकी मेन लाइन में यूज़ होती है। आगे पढ़ेंगे GMT के बारे में जो भी अच्छे से, ठीक है। तो ये 10 है और 25 जिसकी है, ठीक है। तो 10 है वो ब्रॉड गेज हो गया, 25 है वो आपका क्या हो गया? मीटर गेज हो गया। यहाँ पर बात समझने की है कि आपकी जो ब्रॉड गेज है उसमें 100 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से ट्रेन चलेगा, और आपका जो मीटर गेज है उसमें 75 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से ट्रेन चलेगा। समझ गए? आगे देखो, ब्रांच लाइन। ब्रॉड गेज में से ऐसे रास्ते जिनकी भार वहन की क्षमता 10 GMT वर्ग से भी कम होती है, जैसे मालगाड़ियाँ वगैरह चलती है ना, है ना, तो भार वहन क्षमता पर निर्भर करती है। किस पर? भार वहन क्षमता, ठीक है। तो यदि 10 से भी क्या हो? कम हो, ठीक है, तो ब्रॉड गेज की। अभी पढ़ा अपन ने, उसके अंदर पढ़ा 10 और 25। क्या पढ़ा? 10 और 25, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रांच लाइन में आपका इस 10 से भी क्या हो रहा है? GMT का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तथा जिन मार्गों पर अनुमत वेग कितना रखा जाएगा? लगभग 100 किलोमीटर पर हावर्स होगा। इस प्रकार से ये आपका जो मीटर गेज है, कौन सा गेज है? मीटर गेज जो है, मीटर गेज के सभी रास्ते जिनके प्रति वर्ग भार होने की क्षमता 25 GMT से क्या हो? कम हो। उसमें 25 GMT के बराबर था, इसमें 25 GMT से क्या होगा? आपका कम होगा, ठीक है। तो इसमें 75 किलोमीटर पर आवर से आपको कम रखा जाएगा। क्या? स्पीड का मान, जो ट्रेन की स्पीड है उसकी बात है। देखो GMT क्या आपका? ग्रॉस मेगाटन। क्या कहेंगे इसको? GMT को ग्रॉस मेगाटन। अब समझ लो, इधर देखो GMT अभी अपन ने कहा 10 GMT, इसके बाद में कहा 25 GMT, तो ये क्या है? 2.5 है? नहीं, ये 25 है। सॉरी, एक मिनट देखने दो। सॉरी 2.5 है, सॉरी 2.5 है ना। कितना है? 2.5,
तो आपका जो है एक तो 10 GMT है, क्या आपका 10 GMT, एक आपका क्या 2.5 GMT, ठीक है। तो इसके बराबर हो, क्या हो इसके बराबर हो, तो ये तो आपका ब्रॉड गेज कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा मीटर गेज। कौन सी लाइन के अंदर, मेन लाइन के अंदर, ठीक है। और यदि ब्रांच लाइन के अंदर बात करें तो आपका जो GMT का जो मान है, मतलब एक प्रकार से ट्रेन का जो वेट है उसकी बात कर रहे हैं अपन, वो 10 टन से क्या हो कम हो, 10 मेगाटन से क्या हो कम हो, ठीक है। और यदि मीटर गेज में बात करें, ठीक है, तो आपका 2.5 टन से क्या हो आपका कम हो GMT का मान, समझ गए, ये चीज़ है। अब आगे देखो, नेक्स्ट आती है बात गेज की, किसकी आती है गेज क्या होता है, गेज होता है क्या कर रहे हैं इधर मोबाइल, पढ़ाई कर लो ना, ठीक है। इधर देखो गेज की बात करते हैं, किसकी बात करें गेज की। तो इंडिया में गेज की डिफरेंट किस प्रकार से होगा, मतलब इंडिया में कौन कौन सी गेज होती है उसकी बात करेंगे। रेलों के शिखर के समीप एक दूसरे की आंतरिक सतहों के बीच की दूरी गेज कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ये रेल के दोनों समांतर पटरियों के अंदर वाले किनारों का लंब क्षैतिज दूरी गेज कहलाती है। रेल मार्ग का निर्माण लागत गेज चौड़ाई के समानुपाती होती है। गेज की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, वो निर्माण की लागत को भी शो करती है, अभी बताएंगे कैसे। जितनी अधिक गेज की चौड़ाई की लागत उतनी ही क्या आएगी आपकी अधिक आएगी। इधर देखो गेज क्या होता है, इधर देखो सब, इधर देखो वापस समझ लो, ये आपकी रेल पटरी है, क्या आपकी रेल पटरी, ठीक है। और इसके अंदर जो आंतरिक, इस रेल पटरी के अंदर से अंदर की जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाएगी गेज कहलाएगी, क्या कहलाएगी गेज कहलाएगी। अरे बात समझ गई, ठीक है। तो ये गेज आपके 3 प्रकार से होती है इंडिया में, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक कौन सा होता है आपका नैरो गेज, समझ गए। मीटर गेज की जो डिस्टेंस होती है बीच से वो कितनी होती है 1.676 मीटर होती है, और ब्रॉड गेज की, और मीटर गेज की होती है 1.0 मीटर, और नैरो गेज की होती है आपकी 0.762 मीटर। कई बार ये डिस्टेंस जो नैरो गेज की है वो 0.676 मीटर भी रखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नैरो गेज मतलब सबसे छोटी होती है, नैरो का मतलब छोटा होना, क्या होता है नैरो का मतलब छोटा होना। तो ये डिस्टेंस आपकी इतनी होती है लगभग 0.762 मीटर होती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे देखा अपने कंपैरिजन ऑफ रोड एंड रेलवे, कि रोड जो आपका हाईवे होता है ना, और एक आपका क्या होता है रेलवे। रोड का मतलब क्या होगा आपका हाईवे हो गया, और ये आपका क्या हो गया रेलवे हो गया। तो इनके बीच में क्या कंपैरिजन हो सकती है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो रेल पटरी पर से लोकोमोटिव, मतलब लोकोमोटिव का इंजन है ना, यात्री डिब्बे आदि भारी मात्रा गुजरते हैं, जबकि सड़क पर से ये हल्के भार गुजरते हैं, इसलिए रेलवे ट्रैक को मजबूत होना आवश्यक होता है। अपन देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को क्या जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन आपका हाईवे में ये पॉसिबल नहीं है। आगे लिखा रेलवे ट्रैक पर एक ही गेज की गाड़ियाँ चल सकती हैं, जबकि सड़क पर विभिन्न तरह की ट्रैफिक चल सकती हैं। देखो सड़क पर क्या फ़ायदा है, इधर देखो सब, इधर देखो ये मीटर गेज है आपका, मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, क्या हो गया 1 मीटर। अब इसके ऊपर आपकी ब्रॉड गेज वाली ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि ब्रॉड गेज वाली ट्रेन का जो पहिया आएगा वो ब्रॉड गेज के अकॉर्डिंग आएगा, उसमें 1 पॉइंट आपका है ना, समझ गए बात को, इतना चौड़ाई होगा। तो इसमें एक ही चौड़ाई की गाड़ी चल सकती है। इस पे ब्रॉड गेज पे चलाना है तो ये वाली चलेगी, मीटर गेज पे चलाना है तो ये वाली चलेगी, समझ गई। लेकिन आपकी जो रोड है उस रोड पे अपन देखते हैं कि जो रोड का जो काला भाग होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ट्रक भी चल सकता है, तो साइकिल भी चल सकती है, तो यहाँ पर गाड़ी भी चल सकती है, कुछ भी चल सकता है, विभिन्न प्रकार की चौड़ाई के व्हीकल यहाँ पर चल सकते हैं। आगे देखो रेल में फ्लेंज के कारण रेलगाड़ी ट्रैक पर आसानी से चल सकती है, क्योंकि गाड़ी को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाने के लिए स्पेशल पॉइंट क्रॉसिंग का यूज करना होता है, जबकि रोड पर ट्रैफिक आसानी से रोड ट्रैक की तुलना में मोड़ा जा सकता है। विशेष रूप से समझना कि रेल जो होती है, रेल का मतलब समझ गया ना, जो आपका आई सेक्शन होता है इस प्रकार से, ये आपका रेल होता है, क्या होता है रेल होता है। हाँ, रेलगाड़ी का मतलब रेलगाड़ी, मतलब इस रेल के ऊपर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है, रेलगाड़ी कहलाती है। अरे बात समझ गया ना, आगे ठीक है, आगे बात समझ में। इस रेल के ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी, इसका नाम क्या होता है रेल होता है। क्या होता है इसका नाम रेल होता है। इस रेल के ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी अपनी क्या कहलाती है रेलगाड़ी कहलाती है, समझ गई बात को, ठीक है। अब देखो स्पेशल चीज़ इसमें क्या है, इसमें अपने को यदि अपने को घुमाव देना या अपने को डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसे ये रास्ता है और मेरे को इधर जाना है, किधर जाना है इधर जाना है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे घुमाते हैं, इसमें क्या होते हैं कि पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे बीच में पटरियाँ आ जाती है, देखो ऐसे ये पटरी है, ये पटरी आ गई, ठीक है,
सॉरी, ये पटरी है और एक इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, क्लास है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग होगा। क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ तो यहाँ से जो ट्रेन जा रही है ना, ये वाली है ना, ये वाली जो ट्रेन जा रही है वो इधर चली जाती है। और समझिए, इधर जाने वाली किधर जा सकती है, इधर भी जा सकती है। आगे पढ़ेंगे फिर क्रॉसिंग में ये वाली सारी चीज़ें। न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं, कोई भी चीज़ ने पूछ लेना, पढ़े बेटा बेटा। हाँ देखो, है ना। तो क्या होगा, इसमें तो अपने को क्रॉसिंग की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग की जरूरत अपने को पड़ती है, ठीक है। जबकि रोड पर क्या होगा, ट्रैफिक आसानी से रेल ट्रैक की तुलना में मोड़ा जा सकता है, किधर भी घुमा लो रोड में, है ना। और बात समझ गए ना, वो चीज़ है। अगली का, सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक में रबड़ के टायर होते हैं, जबकि रेल में लोहे के टायर होते हैं। सिंपल सी बात है। तो रबड़ और सड़क पर घर्षण प्रतिरोध लोहे के घर्षण प्रतिरोध से करीब 5 गुना अधिक होता है। और बात समझ गए। ओके। रेलवे ट्रैक की लगातार मेंटेनेंस करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेन चलने से क्या ज़्यादा लोड आता है, लोड आने के कारण से क्या होता है, जो आपकी जो नीचे की जो ग्रेवल होती है उसको भी चेंज करना पड़ता है, पिस जाती है लोड के कारण से, है ना, करनी होती है। क्योंकि रेलवे ट्रैक में ज़रा भी खराबी आ जाती है तो रेलगाड़ी का पटरी से उतरने का खतरा रहता है, लेकिन सड़क यातायात में ये व्यवस्था नहीं है। आगे देखो, रेलवे का संचालन वहीं हो सकता है जहां रेलवे लाइन हो, लेकिन सड़क पर चलने वाला साधन कहीं पर भी चल सकता है। रेलगाड़ी को ज़मीन पर नहीं चला सकते, लेकिन गाड़ी को ज़मीन पर भी अपन चला सकते हैं। आगे लिखा है एडवांटेज ऑफ ब्रॉड गेज। क्या लिखा है, एडवांटेज ऑफ ब्रॉड। जो आपको गेज पढ़ाया अभी, उस गेज के भी है ना कौन कौन से है ना। तो देखो, ब्रॉड गेज पर अधिक चौड़ाई की होने के कारण से अधिक स्थायी होती है। चौड़ाई क्या होगी, इसकी अधिक होगी, कितना होगी, 1.67 मीटर होगा। कितना होगा, 1.676 मीटर होगा, जिसके कारण से ये अधिक स्थायी होती है। इसकी गति अधिक होने के कारण से यात्री को विभिन्न स्टेशनों पहुंचने पर कम समय लगता है। इधर देखो, इधर देखो, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि ब्रॉड गेज जो है, ठीक है, 10 टन और मीटर गेज है वो 2.5 टन। समझ गई बात। इसमें अपन ने स्पीड लगा 100 किलोमीटर पर हाउस था, क्या था, 100 और इसमें था लगभग 75। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ब्रॉड गेज में स्पीड क्या है, ज़्यादा है ना, इसलिए इसमें समय क्या लगेगा, आपको कम लगेगा, ठीक है। ब्रॉड गेज पर अधिक लंबी गाड़ी चलाई जा सकती है, जिसमें यात्रियों को लाभ होता है, क्योंकि कम समय में अधिक सामान ढोया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इस गेज को बिछाने के लिए प्रारंभ का लागत है वो सबसे अधिक आता है। और समझ की बात को, जो अच्छी चीज़ होगी उसकी लागत स्टार्टिंग की क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे देखो, इसे पहाड़ी क्षेत्रों में बिछाना कठिन होता है, क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा होती है। चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा। रेलगाड़ी की स्पीड फास्ट होने के कारण से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या आती है, अधिक आती है, और इसमें अधिक ब्रिज और टनल बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज है। आगे देखो, आपका मीटर गेज और नैरो गेज की एडवांटेज की बात करते हैं। यह गेज अधिकतर पिछड़े इलाकों के विकास के लिए बिछाई जाती है। पिछड़े इलाकों का मतलब जो बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, वहाँ बिछाई जाती है। इनकी चौड़ाई कम होती है, कम मतलब समझ गए ना, इनके बीच में 1 मीटर की चौड़ाई होती है, या फिर 0.76 है ना, इतनी चौड़ाई होती है, ठीक है। कम होने के कारण से इसके बिछाने का प्रारंभिक कॉस्ट क्या आता है, कम आता है। इसका लाभ है, इसको पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से बिछाया जा सकता है। कारण क्यों सुनाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा गेज अपन बना सकते हैं आराम से, तो सबसे बढ़िया रहता है नैरो गेज। कौन सा, नैरो गेज है ना, ठीक है। इनको पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से बिछाया सकता है। आगे देखो, इसमें कम ऊंचाई के टनल व ब्रिज बनाने की आवश्यकता होती है ना। अतः गति कम होने के कारण से इन गेजों पर दुर्घटनाओं की संभावना भी क्या होती है, कम होती है। ब्रॉड गेज में क्या होता है, दुर्घटना की संभावना ज़्यादा हो जाती है। रेल पटरी से उतर गई तो फिर मामला क्या, बहुत ज़्यादा गड़बड़े हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो इन गेज की भार वहन क्षमता कम होती है, ठीक है। ब्रॉड गेज की क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। इन गेज पर गाड़ी की गति भी क्या होगी, कम होगी। इसमें 75 किलोमीटर पर आवर्स है, तो उसमें क्या होती है, 100 किलोमीटर पर आवर्स होती है। वहाँ 120 है, तो इसमें कितनी होती है, 100 होती है ना। यह आपका विशेष रूप से। अब स्टैंडर्ड गेज लेंथ की भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, इनका वेट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ की बात कर लेते हैं। स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो आपकी ब्रॉड गेज होती है, ब्रॉड गेज, इधर देखो सामने, इधर देखो, ब्रॉड गेज होती है। इस ब्रॉड गेज में क्या होता है, जो आपकी रेल पटरी आती है ना, इसे ये लंबाई, तो इस रेल पटरी की लंबाई कितनी आएगी, ब्रॉड गेज की कितनी आएगी, 12.8 मीटर, या अपन लिखे तो 42 फीट। कितनी की आती है, 42 फीट, है ना। मतलब जो आपकी जो रेल आती है, मतलब गर्डर जिसको अपन कहते हैं, वो लगभग 12.8 मीटर की आएगी, 12.8 मीटर लंबी आएगी, ठीक है। और इसका जो वेट होगा वो होगा 55 आर या 155 आर के रूप में लिखा अपन ने, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है मीटर गेज में आपकी यही लंबाई कितनी हो जाएगी, 11.89
और इसकी जो है वैसे 29 फीट हो जाएगा। ठीक है, इनका भी वेट अपन यहाँ पर क्या करेगा, 100 कर रखा है। बात आगे समझ में? ठीक है, ये जो R लिखा हुआ है ना, ये इसका वेट का सिंबल है। अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से अपन। ठीक है, किसको किस प्रकार से मेजर करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन बेसिकली कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन ने पढ़ा कि रेलवे इंग्लैंड में सबसे पहले आया, उसके बाद में इंडिया में कहाँ पर आया। समझ की बात को? रेल अपने को इसकी रोड की तुलना में इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ये भी पढ़ा कि इसमें मुख्य रूप से जो रेल होती है, रेल के बीच में क्या बिछाया जाता है, गेज बिछाया जाता है। तो अपन गेज के बारे में अच्छे से इसमें पढ़ा है। ठीक है, अब देखो किसके बारे में पढ़ेंगे, रेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेल के बारे में। अच्छे समझना, ऐसे इधर देखते तो आप थोड़ा इधर आ जाओ। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, रेल के बारे में। इनको बंद करो, इसमें देखो रेल। रेल आपका जो होता है आई सेक्शन होता है। क्या होता है, आई सेक्शन। ये आपका रेल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यह लोहे की एक बीम होती है, धरण। क्या लिखा है इसने, धरण यानी बीम। वही अपन पढ़ते हैं। ठीक है, लोहे की बीम में गाटर होती है, जिसका कार्य गुड्स यानी माल एंड पैसेंजर वेगिन, वेगिन यानी डिब्बा को तेज गति से चलने के लिए दक्ष या मितव्ययी मार्ग प्रदान करती है। ये कहता है कि जो आपका रेल होता है, ठीक है, इस रेल से अपन क्या करते हैं, डिब्बों को, डिब्बे होते हैं लोहे के, ठीक है, उनके नीचे लोहे के टायर बने होते हैं। ठीक है, तो इन टायर को आसानी से एक स्थान से दूसरे तरफ पहुंचाने का काम करता है, जिसमें क्या होता है, माल हो सकता है या फिर क्या होता है, पैसेंजर यात्री हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ रेल। ठीक है, कि आप पटरियाँ जो देखते हो, पटरियों के भी तरीके होते हैं, किस किस प्रकार से अपने को दिखाई देती है, क्या लंबाई होती है, क्या चौड़ाई होती है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है डबल हेडेड रेल। क्या आपका, डबल हेडेड रेल। दूसरा आपका बुल हेडेड रेल है। तीसरा आपका फ्लैट फुट रेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले डबल हेडेड रेल्स की बात करते हैं। देखो उसका पहले आप डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें ऊपर का चौड़ाई आपको दिख रहा है 69.85 mm है, तो नीचे वाला का भी क्या होगा, इतना ही होगा। ऊपर का देखो इसकी मोटाई दिख रही है 44.45 mm, तो नीचे वाले की भी कितनी है, 44.45 mm। इसका बीच का 63.50 mm है। ठीक है, और इसकी जो वेब की थिकनेस है वो कितनी है, 19.05। ऊपर वाली को तो अपन फ्लेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लेंज। और इस बीच वाला इसको अपन क्या कहेंगे, वेब। नीचे वाले को फिर से अपन क्या कहेंगे, फ्लेंज कहेंगे। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आएगी, ये जो गाटर होती है ऊपर से नीचे से दोनों से क्या होती है, आपकी बराबर होती है। अरे बात समझ गए, क्योंकि इसकी चौड़ाई और हाइट सब क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। अरे बात समझिए ना, इसको अपन डबल हेडेड रेल कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल हेडेड रेल। इसके देखो थ्योरी पढ़ लो। इस्पात या स्टील रेल पटरी में सबसे पहले दोहरे या सिरों वाली पटरी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो है वो कौन सी रेल का यूज किया गया, डबल हेडेड रेल का यूज किया गया। इस प्रकार ये रेल गर्डर प्रयोग में लाते समय ये सोचा जाता है कि रेल गर्डर का एक फ्लेंज घिस जाने पर इसका सिरा बदलकर दूसरा दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इसकी विशिष्ट या निम्न प्रकार से हैं। मतलब यह जो रेल सबसे पहले यूज किया गया था, तो इसका अपना मुख्य उद्देश्य क्या था कि यदि ऊपर वाला घिस जाता है ये पार्ट टायर के कारण से, तो इसको उल्टा पटक के इधर वाले से क्या चला देंगे, हम रेल चला देंगे। ठीक है, आगे देखो दूसरा कौन सा है, बुल हेडेड रेल। इसका देखो डायग्राम, इसका डायग्राम देखो, इसका थोड़ा सा चौड़ाई है वो क्या बनाया गया, एक मिनट, हाँ, चौड़ाई तो ऊपर का तो क्या रखा गया, सेम रखा गया, लेकिन इनकी जो मोटाइयाँ हैं वो क्या रखी गई, अलग अलग रखी गई। ऊपर वाले का 45.24 mm, नीचे वाले का 34.61 mm। समझ गए, ये वेब हो गया ये। अब इसमें क्या होता है, इसको फ्लेंज नहीं कहा, फ्लेंज की जगह इसको क्या कहा, हेड, और नीचे वाले को क्या कहा, फुट। क्या कहा, फुट यानी पैर या पाद जो भी होता है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, यह भी डबल फ्लेंज की तरह ही होती है, केवल इतना ही अंतर था कि इसकी ऊपरी फ्लेंज निचली फ्लेंज से बड़ा होता है। ठीक है, जी, इस रेल को भी विशेष प्रकार की कुर्सियों की मदद से स्लीपर में लगाया जाता है। मतलब इसने थोड़ा सही नहीं लिखा, इसने कहा कि जो ऊपर वाली फ्लेंज है उसकी थिकनेस क्या होती है, इसकी तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गया, बाकी बुल हेडेड की तरह ही है, अब सॉरी डबल हेडेड की तरह ही होती है भाई। ये वाला पोर्शन सेम है ना इसमें, इसलिए। ठीक है, बाकी आपको बता ही दिया। अब देखो फ्लैट फुटेड रेल, ये इंपॉर्टेंट, ये वाली चलती है ज़्यादातर। ठीक है, देखो इसमें ऊपर वाला था 66.6 mm, कितना है ऊपर वाला, 66, नीचे वाला 136.52 mm। ठीक है, मोटाई की बात करते हैं, ऊपर वाला 99.69 mm और नीचे वाला कितना होगा, 20.64 mm। मतलब इसको इस प्रकार से बनाया गया, ऐसे।
इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर जकड़ क्या कर लें, स्लीपर के साथ में अच्छे से कर लें, समझ गए, जिसके कारण से क्या हो, और इसको नीचे वाला एरिया ज़्यादा इसलिए बनाया क्योंकि आने वाले लोड को ज़्यादा एरिया पर क्या करे, डिस्ट्रीब्यूटेड करे। अरे समझ गए बात को, ठीक है। ये चीज़ है, देखो इस प्रकार के रेल में निचला फ्लेंज काफ़ी पतला वह बाहर रहता है, बाहर समझ गए ना, अभी भी बताएं, जिसके कारण से इस रेल लाइन को पार्श्विक स्थिरता में लेटरल स्टेबिलिटी बुल हेडेड व डबल हेडेड रेल से बहुत अधिक होती है। यह रेल विदेशों में प्रयोग में की जाती है, अब तो इंडिया में भी करने लगे। इस रेल का आविष्कार चार्ल्स वेगनलोसन ने 1834 में किया था, इसलिए इसे वेगनलोसन रेल भी कहते हैं। मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट ऐसे चौड़ा, पतला और चौड़ा होता है, समझ गए, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये चीज़ है। ये तो हो गई इसके टाइप्स ऑफ रेल, क्या हो गया, टाइप्स ऑफ रेल। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कौन सी की बात कर रहे हैं, फ्लैट की, फ्लैट फुटेड रोड है ना, ये FLAT है ना, फ्लैट फुटेड रोड है ना। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या विशेषता है, तो देखो फ्लैट रेल के बराबर बुल हेडेड रेल से वर्टिकल व पार्श्व स्थिरता अधिक होती है। मतलब ये हुआ कि आपका एक तो बुल हेडेड रेल इस प्रकार से है, ठीक है, और यह आपका रेल है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जकड़ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी इसकी तुलना में, इसको तो ऐसे जकड़ करना पड़ता है ना, इसकी जकड़ क्या होती है, अच्छी हो जाती है, जिसके कारण से आपकी लेटरल स्टेबिलिटी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी दोनों ही क्या होती है, इसकी क्या होती है, इसकी तुलना में क्या होती है, बेस्ट होती है। आगे क्या, फ्लैट फुटेड रोल दूसरी प्रकार के रेल से वक्रों पर अधिक स्तर होती है, जो आपके कर्व आते हैं जहाँ पर रेल घूमती है, तो वहाँ पर आपके जो फ्लैट फुटेड रोल है, ये वाली जो रेल है, ठीक है, ये अधिक स्टेबल होती है, ठीक है। आगे लिखा है फ्लैट फुटेड रेल के लिए स्पेशल कुर्सियों की आवश्यकता नहीं होती है, यह रेल लकड़ी के स्लीपर की मदद से स्पाइक की जा सकती है। मतलब देखो क्या है कि आपका एक तो बुल फिटेड रोल इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको पकड़ करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, छोटे मोटे फास्टनर्स वगैरह हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है, इसमें क्या होता है, आपका जो रेल है वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ये ज़मीन के लगभग चिपक चुका है, ज़मीन की क्या हो चुका है, तो इसमें कम रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने को, क्या करती है, ये लकड़ी के स्लीपर में भी क्या लग सकती है, आसानी से लग सकती है, लकड़ी के जो स्लीपर होते हैं उसमें भी क्या हो सकती है, आसानी से लग सकती है, समझ गए बात को, ओके। आगे देखो फ्लैट फुटेड रेल दूसरी रेल से सस्ती होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोहा क्या लगेगा, इसमें कम लगेगा, वेट इसका क्या होगा, कम हुआ, तो लोहा हमेशा वेट के अकॉर्डिंग आता है ना। आगे देखो फ्लैट फुटेड रेल स्लीपर के अधिक क्षेत्रफल पर गाड़ी का भार संचारित करती है। अभी मैंने बताया था आपको कि आपकी जो फ्लैट फुटेड रेल है, ठीक है, ये क्या करें, इसका नीचे का एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए भार को क्या करेगी, नीचे ज़्यादा संचारित करेगी, समझ गए। आगे देखो अब स्टील फॉर रेल है ना, रेल में स्टील रेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, देखो अपने अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग रेल्स होती हैं। देखो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक डायग्राम है, कितनी दूर है, आगे आगे एक मिनट, ये नहीं है, सॉरी वो तो स्लीपर है, रेल नहीं। देखो रेल आपकी जो होती है, रेल है ना, वो हमेशा किसकी बनाई जाएगी, आपकी स्टील की बनाई जाएगी, किसकी बनाई जाएगी, स्टील की। जबकि स्लीपर की बात अपन जब करेंगे तो वुडन का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, लेकिन जो पटरी जो आपकी है वो किसकी बनाई जाएगी, हमेशा स्टील की बनाई जाएगी। तो स्टील की जब बनाई जाएगी तो इसमें कौन कौन सी मटेरियल अवेलेबल होंगी, इसकी अपन बात करेंगे। इधर देखो भारतीय रेलों में पटरी बनाने के लिए निम्न लोहा काम में लिया जाता है, तो कौन कौन सा लोहा है वो समझो। सबसे पहले आपका कार्बन है, कार्बन की मात्रा 0.55 से 0.68 होगी, मैग्नीशिया है, सिलिकॉन है, ठीक है, और गंधक है, और फास्फोरस है ना। ये इनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इन मटेरियल को लिया जाता है, इनको एक पेस्ट के रूप में बनाया जाता है, किसके रूप में, पेस्ट के रूप में बनाया जाता है, और फिर जो आई सेक्शन का जो आपका सांचा होता है इस प्रकार से, इस सांचे के अंदर इसको क्या है, पेस्ट को डाल दिया जाता है, और इसको सुखाने के बाद में क्या बन जाता है, लोहा गर्डर बन जाती है, समझ गए ना, ये चीज़ है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड रेल की क्या क्या विशेषता होती है उसके बात अपन करते हैं। देखो इसकी वर्टिकल और लेटरल कठोरता अधिक होनी चाहिए, मतलब जो लोड को आसानी से क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, वर्टिकल है ना, और लेटरियल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, दूरी पर लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड कर सके, है ना।
इसके शिखर व तली की आकृति ऐसी होनी चाहिए कि फिश प्लेट सुगमता से आसानी से लग सके। मतलब ये आपका शिखर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बॉटम हो गया, ये बॉटम पार्ट हो गया, ये टॉप पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिश प्लेट लगाते कहाँ हैं, जब दो पटरियाँ आपस में जोड़ते हैं, दो पटरियों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। इधर देखो, तो नीचे वाला पार्ट चिपटा होगा, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर अपन इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि फिश प्लेट को आसानी से अपन क्या कर सके, यहाँ पर लगा सके। ठीक है, आगे देखो, रेल का ग्रेविटी के उसकी ऊंचाई के केंद्रीय बिंदु के समीप होना चाहिए। पटरी के शिखर के उचित थिकनेस होनी चाहिए, थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। रेल का ग्रेविटी के उसके ऊंचाई के केंद्रीय बिंदु के समीप होना चाहिए। मतलब आपकी जो रेल है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका जो ग्रेविटी बिंदु होता है, ग्रेविटी बिंदु, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो इसके सेंटर से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए, इसके सेंटर से आना चाहिए। इसका मतलब ये है। आगे देखो, पटरी के शिखर हेड व वेब पर व तली में निर्माण सामग्री वितरण संतुलित होना चाहिए। देखो क्या होगा, ये आपका गर्डर बिछाया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें अपन एग्रीगेट डालते हैं। क्या डालें, एग्रीगेट। ये एग्रीगेट हो गया, इसे एग्रीगेट समझिए ना, गिट्टी जो होती है, ठीक है, तो वो समान सुमिलित और सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है रेल की आकृति उचित होनी चाहिए। आगे लिखा वेब की मोटाई इतनी होनी चाहिए कि वह उस पर आने वाली भार को वहन कर सके। वेब कौन सा पार्ट हो गया, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, वेब कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, रेल की फुट की चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पटरी पर आने वाली भार को नीचे स्लीपर पर अधिक क्षेत्रफल क्या कर सके, वितरित कर सके। फुट की चौड़ाई मतलब हो गया, जैसे अपन ने देखा है फ्लैट फुटेड रेल में जो नीचे की चौड़ाई वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आगे लिखा रेल व पहिए के बीच संपर्क क्षेत्रफल पर्याप्त होना चाहिए जिसे पटरी में उत्पन्न प्रतिबल अनुगामी सीमा में रहे। मतलब देखो अच्छे समझने से कि ये आपका रेल पटरी है, ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या चलेगा, टायर चलेगा ऐसे है ना, मतलब उसकी पूरी चौड़ाई पे चलेगा, मेरा मतलब है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है ना, इसका नीचे वाला क्षेत्र थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे ट्रैक जो आपका टायर है वो आसानी से क्या हो सके, चल सके। समझिए, इसका देखो टायर का 3D पार्ट बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं अपन, ऐसे इसको ब्लैक कर देते हैं, तो इससे पता चलेगा कि अंदर से क्या होता है, इसे खोखला होता है, मतलब यूँ ये तीखा आ गया, फिर यूँ होता है। समझिए बात को। तो इसमें आपका आई सेक्शन की पटरी फंस जाती है, ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा और जोड़ अच्छा बनाएंगे, मतलब इसे देखो, जो आपका टायर है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है हमेशा, समझ गए। तो आई सेक्शन आपका यहाँ सेट हो जाता है, ये आई सेक्शन हो गया इस प्रकार से, ठीक है, तो इसलिए रोटेट होता है। हाँ है ना, ठीक है। अब देखो आगे बात करें, रेल में पहिए के बीच संपर्क क्षेत्रफल ये हो गया अपना। आगे देखो वियर ऑफ रेल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वियर क्या होता है, वियर ऑफ रेल इन केजेज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। देखो, रेलवे ट्रैक के लगातार उपयोग में आने के कारण से रेल ट्रैक के गर्डर घिस जाते हैं। रेल गर्डर के घिसाव को 3 भागों में बांटा है। ये जो घिसना लिखा है यही आपका क्या कहलाता है, वियर कहलाता है। देखो आपकी ये गर्डर बनी हुई है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लगातार पहिया चलने के कारण से क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, घिस जाएगा। क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, वियर कहते हैं। क्या कहते हैं, वियर कहते हैं, ठीक है। देखो लिखा ट्रैक के लगातार उपयोग होने के कारण से, किसी कारण से लगातार उपयोग होने के कारण से क्या हो जाएगा, आपका ट्रैक घिस जाएगा। लंबाई में सिरों पर रेल गर्डर का घिस जाना, ठीक है, लंबाई वाले सिरों में। देखो भारत में प्रसार जोड़ों व रेल गर्डर में 4.2 mm जगह छोड़ी जाती है। कितनी mm जगह जाती है, 4.2 mm। प्रसार जोड़ों में, प्रसार जोड़ों का मतलब हो गया कि आपकी जो लंबाई वाली गर्डर है, इस प्रकार से लंबाई देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, लंबाई, ये लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ जो जॉइंट आपका है, एक पटरी खत्म होती है दूसरी पटरी चालू होगी तो जॉइंट हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो गैप आएगा वो आपका कितना है, वो आपका है 4.2 mm। कितना है, 4.2 mm, ठीक है। आगे देखो, गाड़ी का पहिया जब एक रेल गर्डर से दूसरे रेल गर्डर पर आता है, ठीक है, तो गर्डर के सिरों पर
संघटक इम्पैक्ट बार कार्य करता है, जिस कारण से रेल गर्डर के सिरे दब जाते हैं, अतः संघटक इम्पैक्ट लोड के कारण से फिश प्लेट व बेल्ट भी ढीले हो जाते हैं और स्लीपर में धंस जाती है और एवं ब्लास्ट भी नीचे दब जाती है। अच्छे से समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। इधर देखो, यह आपकी रेल पटरी है, ठीक है। इसको ऐसे देखेंगे अपन थोड़ा सा, ठीक है। और ये थोड़ा सा कलर वाला बना देते अपने। ये आपकी दूसरी रेल पटरी चालू हुई है ऐसे, सही का, ठीक है। और इसके नीचे अपन बिछा देते हैं, ये एग्रीगेट बिछे हुए हैं। क्या बिछे हुए हैं? एग्रीगेट, कंकड़ वगैरह है, तो समझ गए क्या? ये कंकड़ बिछे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, और ये आपका इसमें ये अपना यहाँ पर जोड़ बना दिया ऐसे, ठीक है, जिसके कारण से दोनों क्या हो गई, आपस में जुड़ गई, ठीक है। ये जुड़ गई हैं, ये फिश प्लेट वगैरह आ गई। अब अच्छे से समझना, यहाँ से आपका रेल टायर निकल के आता है। ये टायर अपन चला देते हैं इसमें, ये टायर आया यहाँ से, ठीक है। जब ये टायर आता है तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक जॉइंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहाँ पर एक जॉइंट बना हुआ है। तो ये जब टायर आएगा तब ये टायर यहाँ से रोटेट करता हुआ जब यहाँ जाएगा, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को नीचे दबाएगा, दबाएगा नहीं दबाएगा? तो इस वाले पोर्शन को नीचे दबाएगा तो यहाँ से आपकी क्या होगी, ट्रैक घिस गई और घिस गई, फिर इस वाले पोर्शन पे वापस जाएगा। तो इस यहाँ पर तो एक सबसे पहले बात करते हैं कौन सा फोर्स लगेगा, इम्पैक्ट फोर्स लगेगा। झटका अपन देखते हैं ना, गाड़ी जब चलती है तो धड़क धड़क करती है चीज़ में, है ना। तो अपने को जब स्पीड कम होती है ना तब पता चलता है इस चीज़ का, फ्लो ज़्यादा स्पीड होती है ना तब इस चीज़ का पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये जब जॉइंट आती है, जॉइंट पर से वो टायर निकलता है ना, जब वो धड़क 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 करती रहती है, समझिए बात को, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ये रेल क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। क्या हो जाएगा, रेल आपका घिस जाएगा। अरे बात समझिए ना, यहाँ से रेल आपका क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। ये बार बार इम्पैक्ट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, लगता रहेगा। अब इसके कारण से ये जो फिश प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर बोल्ट लगे हुए, ये भी आपके क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। अरे बात समझ गए ना। जब टायर यहाँ से यूं करके निकलता है इस जॉइंट से, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, आपका घिस जाता है, ठीक है, जिसको वियर में फेल हो देना अपन कहते हैं। बस ये लिखा, लंबाई में सिरों पर रेल गटर का घिस जाना, समझिए लंबाई वाले में पार्ट में ना, ठीक है। आगे देखो, रेल गटर के ऊपरी परत फ्लेंज का भाग घिस जाना, फ्लेंज का भाग इसी कारण से घिसेगा, ठीक है। देखो, इस वियर के केजेस निम्न निम्न होते आते हैं, है ना। वियर यानी घिसना, वियर यानी क्या हो गया आपका, घिसना। ट्रैक के मोड़ पर गाड़ी के पहियों के फ्लेंज रेल पटरी के फ्लेंज के अंदर वाले भाग में रगड़ जाते हैं, जिसके कारण से कर्व पर रेल बहुत घिस जाती है। जैसे आपका ये गटर बनाया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से पहिया निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा आपका, पहिया निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, घुमाव है, यहाँ पर क्या है, घुमाव है। तो किसी एक पटरी पर वेट कम आएगा, एक पटरी पर क्या आएगा, वेट, जिसके कारण से इसमें भी क्या होता है, घिसाव आ जाता है। अरे बात समझ गई, ठीक है। जिसके कारण से मुख्य रूप से इसकी जो फ्लेंज होती है ना, वो फ्लेंज क्या हो जाती है, आपकी फेलियर हो जाती है, ठीक है। देखो आगे, गाड़ी में पटरियों के द्वारा कर्व पर रेल ट्रैक की अंदर वाली पटरी पर कम, अभी भी बताया ना, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, कम व बाहर वाली पटरी पर अधिक दूरी तय करनी होती है, लेकिन दोनों पहिए आपस में ऐसे जकड़े हुए रखते होते हैं, दोनों आपस में बराबर दूरी तय करना पड़ता है। बाहर वाला पहिया तो अपनी दूरी तय करता है, लेकिन अंदर वाले पहिए को क्योंकि कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए इसे रेल पटरी पर स्लिप होना पड़ता है, जिसके कारण से पटरी के फ्लेंज की अंदर वाली सतह क्या हो जाती है, घिस जाती है। इस घिसाव का अधिकतम मान 3 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छे समझना इसको। ये तो हो गया आपका बाहर का मामला, ठीक है। और ये अपन बना देते हैं अंदर वाली पटरी। अब अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो दूरी है बीच की, वो तो गेज डिस्टेंस होती है, तो फिक्स ही रहेगी, चाहे स्ट्रेट चलो चाहे कर्वे के ऊपर चलो। अब देखो, यहाँ जो टायर घूमेगा, यहाँ आपका जो टायर घूमेगा, ठीक है, और यही टायर आपका कहाँ घूमे, यहाँ घूमे, दूसरा वाला टायर यहाँ घूमेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाली डिस्टेंस क्या आपकी कम है। तो क्या होगा कि ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये तो घूमता हुआ आराम से निकल जाएगा इधर, लेकिन ये वाला जो टायर है वो एक ही जगह 2-3 बार स्लिप होगा इससे, समझिए ना, क्योंकि इसको दूरी कम तय करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही जगह पर क्या होगा, 2-3 बार क्या होगा, स्लिप होगा, जिसके कारण से ये वाली जो सतह है, इस वाली जो अंदर वाली जो सतह है
वो क्या हो जाती है आपकी घिस जाती है। क्या हो जाती है? इससे अरे बात समझ गए? ये चीज़ है। आगे देखो, ये देखो दिखाया इसने, ये आउटर व्हीकल हो गया, ये आपका क्या हो गया? इनर व्हीकल हो गया। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर भी इसको लागू कर सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो अपन ने एक तो इंटरनल सरफेस का बता दिया। अब इसकी बात करें भाई, एक पार्ट तो ये हो गया इस प्लेन का, एक दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसके तुलना में यहाँ पर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा घिसेगी। और बात समझ गई? तो देखो इसको सिंगल पटरी द्वारा समझाया है। ये इसका आउटर एज हो गया, ये आपका क्या हो गया? है ना? ठीक है, और ये इनर एज हो गया। ठीक है, आगे देखो, रेल गटर के ऊपरी फ्लेंज के ऊपरी धरातल पर घिस जाना। कई बार क्या होता है कि ये आपकी जो पटरी है, तो एक तो हो गया कि भाई ये वाले पार्ट घिस जाते हैं, एक आता है कि भाई ये ऊपर वाला पार्ट घिसना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये ऊपर वाला होगा। समझ गए? तो ये कैसे घिसता है? लगातार गाड़ियों के ट्रैक पर चलने के कारण रेल गटर के ऊपरी फ्लेंज की ऊपरी सतह गिर जाती है या दब जाती है, और दबा हुआ पदार्थ गटर के फ्लेंज के ऊपरी तरफ जमा हो जाता है। ठीक है, जिसे बर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बर, अभी बताते हैं। ठीक है, रेल के इस प्रकार के घिसाव के मुख्य कारण निम्नलिखित होते हैं। देखो बर क्या होता है, आपने नहीं देखा हो तो आपकी जो यूटीएम मशीन है ना, यूटीएम मशीन ना, इसमें से आपने स्टील तोड़ा होगा तो आप देखना यहाँ पर एक कचरा पड़ा है, लोहे का कचरा। जब वो स्टील रोड टूटती है तो बुरादा। हाँ, बुरादा पड़ा है। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा कि ये जो पटरी है, ठीक है, इस पटरी में यहाँ से घिसता है, ऊपर से घिस के ये जो सामान है ना वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, लोहे का छोटा पार्ट। समझ गया ना? या अपने कह सकते हैं कि इस लोहे को थोड़े से बार बार मारे तो बीच में तो वो क्या हो गया? दब गया, लेकिन तो दोनों तरफ उसमें थोड़े से उसके जो पतले पतले पदार्थ वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? बर कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको अपन? बर। देखो यहाँ पर दिखाई, ये बर है, ये इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये ऊपर से क्या हो गया? आपका वियर हो गया, यहाँ से वियर हो गया, यहाँ पर बर आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया? बर आ गया। ठीक है, मेन केजेज ऑफ वियर, घिसने के मुख्य कारण और बात कर लेते हैं मोटा मोटी रूप से। ठीक है, रेल पटरियों पर पहियों के चलने से अब घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण से रेल पटरियों की ऊपरी सतह क्या हो जाती है? घिसी जाती है। रेल पटरियों के बहुत कम क्षेत्रफल बाहर संचारित होता है, मतलब ट्रेन का कितना बाहर होता है ना, वो केवल आपका कम क्षेत्रफल पर संचारित होता है, या आपका क्षेत्रफल बहुत कम होता है। ठीक है, इसके कारण से होता है। संगठन इम्पैक्ट लोड के कारण से रेल पटरी का ऊपरी प्लेन चपटा हो जाता है। ठीक है, पहियों और रेल पटरी में रेत कणों के घिसने के कारण से भी रेल पटरी का ऊपरी धरातल घिस जाता है। देखो कई बार क्या होता है कि आपकी जो ट्रैक है, जहाँ पर आपके बालू क्षेत्र है, वहाँ पर मिट्टी इसके ऊपर आके गिर जाती है ना। अब ट्रेन आएगी तो मिट्टी तो हटेगी नहीं, तो मिट्टी यहाँ पर आएगी तो घर्षण होगा, यहाँ पर घर्षण होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? घिसने का कारण बन सकता है। अगले, गर्डर के ऊपरी सतह पर घिसाव 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इसे अधिक हो गया तो अपन गर्डर को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, फेलियर ऑफ रेल अब फाइनली फेल कैसे हो सकते हैं? आपके जो आई सेक्शन है ना, वो कैसे आपके फेलिंग हो सकते हैं। देखो आप डायग्राम में देखो पहले कैसे हो सकते हैं। एक तो अब ये भी मैंने बताया, बर जो ऊपर वाला परत घिसेगा तो यहाँ पर बर आ जाएगा। कई बार आई सेक्शन ऐसे फेल हो सकते हैं, कई बार ऐसे वर्टिकली फेल हो सकते हैं, है ना। कई बार यहाँ से भी क्या हो सकते हैं? आपके फेल हो सकते हैं। तो 4 प्रकार बताएंगे, ये थोड़े देख लो। रेल पटरी के क्रश हो जाने के कारण से रेल पटरी के सिरे ऊर्ध्वाधर स्थल में फट जाते हैं। ये ऊर्ध्वाधर स्थल फट गया, ये वाला, समझ गए? आगे देखो, आगे लिखा है रेल पटरी की वेब की हॉरिजॉन्टल क्षमता में फेल हो जाना। ये हॉरिजॉन्टल क्षमता फेल हो गई वेब की, ये वाले देखो, ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल स्तर। ठीक है, ये वेब है ना, यहाँ से फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है टनल से गुजरने वाले रेल गटर में रासायनिक एरर के कारण से सामान्य घिसाव के लगभग 4 गुना होते हैं। कि ये कहता है कि रासायनिक केमिकल्स वगैरह के कारण से इसमें घिसाव के तो 4 गुना अधिक होता है। रेल पटरी के सिरे की हॉरिजॉन्टल समतल में भी क्या हो सकते हैं? फट सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल समतल फट रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये डायग्राम दिखाई दिया। आगे लिखा है लहरीदार रेल पटरियाँ। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में होगा नेक्स्ट टॉपिक है क्रीप। कौन सा है? क्रीप। देखो तो लहरदार पटरियों की बात करते हैं। रेल ट्रैक में कई जगह पर जहाँ पर अधिकतर ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है। क्या लिखा है? ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है या गाड़ी द्वारा ब्रेक लगाए जाते हैं, वहाँ पर रेल पटरियों का ऊपरी धरातल लहरीदार हो जाए। जब रेल पटरियाँ ट्रैक के इस भाग से गुजरती हैं, तेज़ आवाज़ उत्पन्न होती है। इस प्रकार की पटरी से आपका रूलिंग रेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
रूलिंग रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूलिंग देखो रेल। क्या होता है, जहाँ पर आपके स्टेशन होते हैं, क्या होते हैं? स्टेशन। वहाँ पर पटरियों को हल्का सा क्या ऐसे लहरदार बनाया जाता है ऊपर वाली परत, जिससे क्या होता है अपन को ब्रेक लगाने की जरूरत, घर्षण ज़्यादा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? घर्षण को घर्षण ज़्यादा रखा। ज़्यादा रखा जाता है, जिससे आपकी जो ट्रेन है वो रुक सके। आगे लिखा है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं: रेल पटरी के पदार्थ का अशुद्ध होना, रेल ट्रैक का इलास्टिक न होकर हार्डनेस होना, यदि एक जगह प्राय ब्रेक लगाए जाएं तो प्राय गाड़ी चलाए जाएं, रेल ट्रैक ब्रिक ब्लास्ट का यूज में लेना। ठीक है, ये इसके मुख्य लिमिट क्या होते हैं, कारण होते हैं। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए क्या? बच गए सर। है नेक्स्ट इसी में है अपना। ठीक है, रेल के अंदर ही रेल में क्रीप कैसे होता है। अपन एक चीज़ तो पढ़ा वियर, क्या पढ़ा? वियर। वियर यानी घिसना। ठीक है, अब क्रीप भी होगा। क्या होगा? क्रीप में देखो क्या होता है, इसको पहले साधारणतः समझ लो एक बार, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी रेल पटरी है, ठीक है, और इधर भी एक रेल पटरी बना देते हैं अपन, ये रेल पटरी। अब क्या होता है, जब व्हीकल, जो ट्रेन का व्हीकल जो है, व्हीकल का जो व्हील है ना, जो टायर है, टायर। वो जब भी इस पर जब आता है तब इसको क्या लगता है, आगे की तरफ धक्का लगता है ना। जब इस पर जब आता है, सॉरी इस पर जब आता है, इस वाले को, इस पर कुछ नहीं होता, इस वाले को क्या होता है, पीछे की तरफ क्या लगता है, धक्का लगता है। क्या लगता है? पीछे की तरफ धक्का लगता है। भाई टायर इस पे आते, इस पीछे की तरफ लगे। तो ये वाला जो जॉइंट है, ये भी अपन ने पढ़ा कि 4.2 mm का हो सकता है। कितने का हो सकता है? 4.2 4.2 mm का हो सकता है। तो अब यहाँ का जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट, इनके बीच में देखो, ये वाला जो पार्ट है, इनमें क्या होता है, गैप ज़्यादा बन जाता है। क्या बन जाता है इनमें? गैप ज़्यादा बन ठीक जाता है, है। एक पटरी जो है दूसरे पटरी से थोड़ी अलग ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम क्रीप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीप। देखो, रेलवे ट्रैक की एक या दो पटरियों की अनुदैर्ध्य दिशा, अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई वाली दिशा, ठीक है, दिशा में हरकत की क्रीप कहलाती है। इसका मान 0 से लेकर 15 सेंटी तक हो सकती है। कितना तक हो सकती है? 0 से लेकर इनके 15 बीच में सेंटी। गैप है वो आपका 0 से लेकर 15 सेंटी तक जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, अगर क्रीप गति की दिशा में हो तो ये धनात्मक क्रीप, यदि विपरीत दिशा में हो तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। यदि आपका पटरी पीछे की तरफ खिसक रहा है तो वो ऋणात्मक होगा, और आगे की तरफ खिसक रहा है तो आपका क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक होगा। अरे बात समझ गए? ठीक है, ओके। अब इसके केजेस देख लो। गाड़ी के पहिए अपने भार के कारण से रेल पटरी को थोड़ा सा काल्पनिक रूप से नीचे दबाते हैं। पहला काम तो ये, जब भी गाड़ी के पहिए रेल पटरी पर एक दूसरे के पीछे चलते हैं ऐसे, तो पटरी का काल्पनिक दबाव भी साथ साथ चलता रहता है, जिससे ट्रैक में तरंग गति उत्पन्न होती है, जिसकी प्रवृत्ति गाड़ी की गति की दिशा में रेल पटरी को धकेल देने की होती है, जिससे पॉजिटिव क्रीप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, गाड़ी जब रवाना होती है, जब गाड़ी क्या होती है, रवाना होती है तो निश्चित होने से गति बढ़ती जाती है, तो गाड़ी के पहिए की प्रवृत्ति रेल पटरियों के पीछे धकेलने देने की होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव। मैंने अभी भी कहा, जो पीछे धकेलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव कहलाएगा, और आगे की धकेलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव कहलाएगा। जब इंजन में गाड़ी में ब्रेक लगाकर रोका जाता है, जब किसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगा के रोका जाता है। तो गाड़ी के पहिए की प्रवृत्ति रेल पटरियों को आगे धकेलने की होती है, आगे धकेलती है, जिससे ट्रैक में पॉजिटिव ग्रिप आ जाता है। कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव ग्रिप आता है। जब गाड़ी का पहिया पटरियों के जोड़ पर से गुजरता है तो जिस पटरी पर चढ़ता है उसके सिरे पर जोर से चोट देता है, जिससे पटरी में पॉजिटिव ग्रिप उत्पन्न होती है। मतलब ये आपका एक इंजन के लग गया, फिर सगला डब्बा के लग गया, एक लगने से अपने आप ही लग जाता है, पीछे भी लगता है, ब्रेक चारों तरफ लगता है, सभी टायर्स के ब्रेक्स होते हैं। समझ के बात को? नहीं तो इंजन के लगा देंगे तो पीछे वाली पछीड़ देगी, है ना। समझ के बात को? इधर देखो, तो अब क्या होगा, जो ये व्हील आएगा ना यहाँ से, ये जो टायर आएगा यहाँ से, तो इस पे जब आएगा, इस पे आएगा जो झटका देगा, तो आपको इसका वियर तो करेगा, इसको आगे की तरफ भी क्या करेगा, खिसकाने का काम करेगा। ठीक है, ट्रैक की अधिक ग्रेडियंट के कारण से पटरियों में नीचे की दिशा में क्रीप उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसे ढाल हैं तो यहाँ पर पटरियाँ बिछी हुई है, यहाँ पर क्या बिछी हुई है, आपकी पटरियाँ बिछी हुई हैं, तो इसके कारण से भी जैसे गाड़ी आ रही है तो गाड़ी इसको आगे की तरफ खिसका देगी। समझ गई बात को? वो चीज़ है। ताप परिवर्तन के कारण से रेल फैलती व सिकुड़ते, जिससे पटरियों में कुछ जोड़ खुल जाते हैं जबकि दूसरे जोड़ बंद हो जाते हैं, इससे पटरियों में क्रीप उत्पन्न हो जाती है। ये आपकी पटरियाँ बिछी हुई हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसमें एक्सपेंड होगा। क्या होगा? तो गैप ज़्यादा बन गया। यदि आप इस सर्दियाँ हैं तो ये सिकुड़न कर देगी। क्या कर देगी? सिकुड़न कर देगी। आगे लिखा है, सिग्नल रेल ट्रैक पर यदि एक दिशा में ट्रैफिक दूसरी दिशा में अधिक रहता है तो अधिक ट्रैफिक वाली दिशा में क्रीप उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये है कि ये ट्रैक जा रही है आपकी, तो यहाँ पर सिग्नल है, तो
तो ये सिग्नल इधर वाले को ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, मतलब इधर जो मोटिव कर रहा है, मतलब इधर वाले जो व्हीकल को ज़्यादा रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो इस तरफ वाली जो ट्रैक है उस पर क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा क्रीप आ जाएगा, समझ गए। स्लीपर के नीचे पूरा ब्लास्ट न होने तथा इसकी पैकिंग अच्छी तरीके से उन्होंने, जो आपकी स्लीपर होती है, जो आपकी रेल होगी, इसे ये रेल हो गई, ठीक है, और सॉरी ये आपका स्लीपर हो गया ऐसे, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई, क्या हो गई आपकी ब्लास्ट हो गई, जो गिट्टी होती है, ठीक है। इनके सही तरीके से पैकिंग नहीं है, पैकिंग नहीं है, तो ये दबेगा, है ना। ये पता है कि क्या करता है, देखो यहाँ से टायर आता है, ऐसे टायर यहाँ पर लोड भेजता है, लोड को इस स्लीपर पे आता है, और स्लीपर कहाँ भेजता है, इस रोडी के ऊपर भेज देता है, ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ यदि इस रोडी कम है तो आपके ये वाले सिस्टम क्या हो जाएगा, दब जाएगा, तो इसमें क्या आ सकती है, क्रीप आ सकती है। स्लीपर का बराबर दूरी पर न लगाए रखना, ठीक है। आगे ट्रैक बिछाने से पहले फॉर्मेशन तल की अच्छी तरीके की कॉम्पेक्शन नहीं करना, जहाँ पर अपने ब्लास्ट डाल ली उसकी सही तरीके से कोटाई नहीं करा। क्रीप का गेज यूनिफॉर्म न होना, मतलब कई बार अपन देखते हैं कि ये आपका जो है बीच का, हाँ बीच का जो गेप है ये वाला, ठीक है। देखो एक तो गेज यहाँ पर लिखा है, क्रीप का गेज क्या लिखा है, क्रीप का गेज, क्रीप का गेज। तो ये देखो कैसे आता है, ये आपका जो गेज डिस्टेंस होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होना, यहाँ तो 1.67 है और यहाँ पर आपका 1.75 है ना, तो ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, जिसके कारण से भी क्या हो सकता है आपका ये थोड़ा बहुत क्रीप आ सकता है। रेल पटरियों की उचित मेंटेनेंस नहीं करना, आवश्यक स्टेशन से पहले स्टेशन की पटरी का उपयोग में लेना, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए जोड़ों में सुनिश्चित जगह न छोड़ना, कि अपन जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में क्या होगा, इनके बीच में एक्सपेंड होगा, क्या होगा, एक्सपेंड, तो अपने को पहले से गैप रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, पहले से गैप रखना, यदि वो नहीं छोड़ते तो आपकी क्रीप आ सकती है। ब्रेक सही नहीं लगाना, ट्रैक में से जल निकास व्यवस्था ठीक नहीं होना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रैक होती है, ठीक है, इधर देखो ये ट्रैक होती है, यहाँ पर जो भी लगाया जाता है ब्लास्ट वगैरह, बारिश का जो पानी आता है यदि इसमें ड्रेन सिस्टम सही तरीके से नहीं बनाए और यहाँ इसके अंदर क्या हो जाए, पानी भर जाए, क्या हो जाए, इसके अंदर पानी भर जाए, तो भी आपकी क्रीप की स्थितियाँ डेवलप हो सकती है। करियों पर बाहरी रेल पटरियों की उठान सुनिश्चित न होना, अभी आपको बताया वो सुपरएलिवेशन बताया ना, और सुपरएलिवेशन इधर क्या होता है, सुपरएलिवेशन आपका एक पार्ट उठा होता है, एक पार्ट क्या होता है, नीचे रहता है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सुपरएलिवेशन। यदि सुपरएलिवेशन इसमें भी अपन प्रोवाइड करेंगे, यदि सही तरीके से नहीं होगा तो भी आपके पटरियों में क्या आ सकती है, क्रीप आ सकती है। इसको रोकने के उपाय देख लो क्या क्या है। क्रीप के कारण से ट्रैक की सामान्य सतह अलाइनमेंट खराब हो सकती है, ठीक है, मतलब सीधापन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। जहाँ क्रीप प्रारंभ होती है वहाँ रेल पटरियों के जोड़ खुल जाते हैं, जबकि जो जो क्रीप की दिशा में आगे जाते हैं जोड़ क्या हो जाते हैं, आपके बंद हो जाते हैं। इधर देखो ये आपका ट्रैक है, ठीक है, ये पीछे की तरफ ट्रैक है, हाँ ये स्लीपर का है, ये स्लीपर का, इधर देखो, इधर देखो। तो अब व्हीकल का जो व्हील है वो इस पे आएगा, तो इसके आगे की तरफ दिखा देगी, इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ। तो यहाँ गैप क्या हो गया, ज़्यादा, यहाँ पर गैप क्या हो गया, कम हो गया, समझ गए, उसके लिए बात कर रहा है। क्योंकि स्लीपर ट्रैक पर समकोण पर नहीं रहती है, इसलिए ट्रैक का गेज तंग हो जाता है। स्लीपर जो आपकी है, देखो इधर ये ट्रैक है, इसके जो बीच में अपन जो बिछाते हैं यहाँ पर, वो आपका क्या कहलाता है, स्लीपर। यदि ये 90 डिग्री पर नहीं हो, क्या आपका 90 डिग्री पर नहीं हो, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, ऐसे, ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये आपका 90 डिग्री पर है, ठीक है। समकोण पर नहीं हो तो इसलिए ट्रे की गेज तंग हो जाती है, गेज का मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। आगे लिखा, क्रीप के कारण से ट्रे के जिस भाग के जोड़ खुल जाते हैं, जैसे फिश प्लेट, बोर्ड आदि प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे इनके टूटने की खतरा भी बढ़ जाता है। भाई गैप ज़्यादा बढ़ गया, गैप ज़्यादा बढ़ने से यहाँ पर जो फिश प्लेट लगाई गई है, बोट लगाई गई है, वो क्या हो सकता है, आपकी डिले हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से इनके टूटने के आसार बढ़ जाते हैं। आगे लिखा, मुख्य रेल मार्गों पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, मुख्य रेल मार्गों पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग तो पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सही गेज व आरेखन बनाए रखना कठिन होता है। देखो क्या होता है, अभी भी मैंने बताया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जब ट्रेन आएगी, है ना, तो यहाँ से क्या करेगा, क्रॉसिंग करेगा, इधर क्या करेगा, क्रॉसिंग करेगा, या फिर इधर क्या करेगा आपका क्रॉसिंग, इसको पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी ये समस्या डेवलप हो सकती है। क्रीप के कारण से ब्लास्ट अपनी जगह से हट जाती है, इसके कारण से क्या होता है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग, हाँ देखो इधर, तो जो आपके ट्रैक है ना, ये आपकी जो रेल है, इस रेल से क्रीप होता है, क्रीप होने से नीचे की जो ब्लास्ट गिट्टी है, अपन देखते हैं आज जो पटरी बिछा रहे हैं तब तो अपन ने गिट्टी का जो पोर्शन इतना चौड़ा बनाया,
है ना, मान के चलो इतना चौड़ा बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद में ये क्या हो जाती है, ये फैल जाती है। बिखर जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो पटरियाँ हैं, जो रेल हैं, पटरियाँ जो कि आपकी जो रेल है उसमें क्रीप होती है, क्रीप होने से धक्का लगता है, जिसके कारण से आपकी जो गिट्टी है वो क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। क्रीप वाली रेल को दोबारा फिक्स करना कठिन होता है। क्रीप के कारण से रेल पटरी या तो अधिक लंबी हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखो ये पीछे की तरफ चलेंगे अपन, इधर देखो, तो इस तरफ तो रेल छोटी हो रही है और इस तरफ की रेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इस तरफ आगे की तरफ धक्का लगेगा तो ये बढ़ रही है, ये किस तरफ क्या हो रही है, पीछे की कम हो तरफ। रही है। अब लिखा है क्रीप रोकने के उपाय। तो क्रीप रोकने व हटाने के निम्न उपाय होते हैं। देखो रेल पटरियों को खींचकर सही स्थिति में लाना, यदि कोई छोटी हो गई तो उसको क्या करते हैं अपन, खींच ले। क्रीप अंकरों का प्रयोग करना कि क्रीप न हो। देखो इधर देखो, क्रीप एंकर क्या होते हैं, ये आपका रेल है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि क्रीप होगा रेल में, कहाँ पर होगा, रेल में। तो इनमें एंकर लगा देते हैं, जकड़ देते हैं अच्छे से, क्या कर देते हैं, जकड़ देते हैं। जकड़ देते हैं, जिसके कारण से ये आगे की तरफ से कितने फोर्स लगो, आगे की तरफ पीछे की तरफ न जाए, समझ गए, ठीक है। आगे लिखा पुलिंग बैक, है ना, किस प्रकार से अपन खींचेंगे। क्रीप हुई रेल पटरियों को ट्रे का सामान्य अनुरक्षण मेंटेनेंस करते समय खींचकर सही स्थिति में लाना चाहिए। ऐसा करने के लिए स्लीपर फिटिंग लूज कर दी जाती है। रेल पटरी के एक सिरे से फिश प्लेट व फिश बोल्ट हटा दिए जाते हैं, जबकि दूसरी पटरी के सिरे पर उन्हें लूज कर देना चाहिए। इसके बाद जोड़ में लीनियर लगाकर पटरी को आगे पीछे धकेल कर पटरी को सही स्थिति में समन्वित करना चाहिए। देखो इधर देखो, ये पटरी है और ये आपका क्या है, पटरी है। यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका, फिश प्लेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो इधर वाला जो है, इधर से मेरे को इसको सही करना है, इस वाली पटरी को, तो इधर वाला बोल्ट को मैं खोल दूंगा, फिर इसको क्या कर दूंगा, इधर खींचूंगा, इसको इधर खींचूंगा और खींच के इसको क्या करते हैं, समन्वित कर दिया, फिर बोल्ट और फिश प्लेट में वापस कनेक्ट कर दूंगा। इसको ऐसा काम करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, यह कार्य करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। रेल पटरी के खींचने व धकेलने के बाद ट्रे की पैकिंग अच्छी तरह कर देनी चाहिए वापस, ठीक है भाई, खींच लिया अपने, सही करते पैकिंग कर दो। ट्रैक की मेंटेनेंस करते समय पटरी के छोटे छोटे टुकड़े पास रखने चाहिए ताकि गाड़ियों की ट्रैक से आसानी से गुजारा जा सके, इससे गाड़ियों को आवागमन में आसानी हो। देखो इधर देखो, अच्छे से समझना कि अपने को कई बार क्या होता है कि जो आपकी जो ट्रैक है, जो रेल है, उसको बाहर निकाला, ठीक है, टेम्परेचर से उसको खींच के और सही किया, यहाँ पर दूसरी लगा दी, यहाँ से पता है गाड़ी आने वाली है तो यहाँ पर सब कुछ पहले सेट कर दिया, इधर से गाड़ी निकल गई, इसको सही करके वापस यहाँ पर क्या कर दिया अपने, लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। यदि रेल एंकर आदि लगाने हो तो इसी दौरान लगा देने चाहिए, ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, पकड़े हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ क्रीप एंकर, कि क्रीप एंकर कौन कौन से होते हैं और क्रीप को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए एंकर देखो डायग्राम लिखा हुआ है नीचे 3-4, ये देखो ये एंकर है, अरे ना, ये जो डायग्राम ग्रीन वाला दिखा रखा है ये एंकर है, जिसको पकड़ के रखा है, क्या रखा है, इसको पकड़ के रखा है ना। इसको पढ़ लो थोड़ा सा। पहली विधि बहुत ही कठिन विधि होने और ट्रैक के अनुरक्षण वे अधिक होने के कारण से क्रीप एंकर का उपयोग किया जाता है। क्रीप एंकर ढलवा इस्पात कास्ट आयरन के बने होते हैं जो दृढ़ता रेल पटरियों को पकड़े रहते हैं। क्रीप एंकर तीसरे चौथे स्लीपर के बाद लगाए जाते हैं। एंकर लगे होने के कारण से रेल पटरियों के साथ साथ स्लीपर में भी आगे पीछे हरकत होती है जो ब्लास्ट दबे होने के कारण से संभव नहीं होती है। देखो इसे अच्छे से समझ लेना ये क्या चीज़ है। इधर देखो, अभी भी मैंने कहा कि जो ट्रैक है उसको खींच लो वापस लगा दो, वैसा ना करके अपन एंकर लगा दें, क्या लगा दें, तो ये वाली व्यवस्था अपने को नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से क्रीप को क्या करेगा, रोकने का काम में करेगा। समझ गए बात को, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, क्रीप रोकने के मुफ्त उपाय की बात करते हैं। हैं होने से टाइम की क्या दिक्कत है, एक पेज दुनिया में चाबी देख लिया, 3 एक पेज है बस। क्रीप रोकने के उपाय देखो, क्रीप एंकर इतना मजबूत होना चाहिए कि क्रीप के कारण उत्पन्न स्ट्रेस को सुरक्षापूर्वक सहन कर सकें। प्रति गटर रेल कितने क्रीप लगाए जाएं यह क्रीप की तीव्रता पर निर्भर करता है। अभी अभी मैंने बताया कि लगभग 3-4 स्लीपर होगा, 2 3 4, तो एक एंकर यहाँ लगा दिया तो एक एंकर अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा। क्रीप एंकर वहाँ लगानी चाहिए जहाँ से ट्रैक क्रीप प्रारंभ होती है, जहाँ क्रीप के कारण पटरी में काफ़ी हरकत हो, है ना, क्रीप एंकर लगाने चाहिए। तो क्रीप एंकर लगाने कहाँ चाहिए, जहाँ पर हरकत ज़्यादा होती है, जैसे जॉइंट हो गया, क्या हो गया, जॉइंट हो गया। जैसे अपन कह सकते हैं कि आपका जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ब्रेक लगेगा, गाड़ी वापस स्टार्ट होगी तो वहाँ पर भी एंकर लगेगा। देखना मिल जाएंगे आपको, इसे चाबी इस प्रकार से की हुई है ना, अभी अभी जो बताइए इस प्रकार से।
आगे लिखा है खराब क्रीप एंकर को नए क्रीप समय समय पर बदलते रहना चाहिए। लेवल क्रॉसिंग या दूसरी ऐसी जगहों पर ब्रेक बहुत जोर से या अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं, वहाँ अतिरिक्त क्रीप एंकर लगाए जाने चाहिए। कुल मिला के एंकर लगाकर हम क्रीप को क्या कर सकते हैं, रोकने का काम कर सकते हैं। रेलवे पुलों पर क्रीप एंकर लगाए जाने चाहिए यदि पुल है ना, पुलिया जो होता है, पुल पर पहुँचने से पहले, ये गलत है, इसको ब्रिज लिख लेना, ठीक है, पुल को हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पुल पर या ब्रिज पर पहुंचने से पहले क्रीप एंकर लगाकर पटरी की क्रीप रोकी जा सकती है, ठीक है, और अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा निम्न विधियों द्वारा भी क्रीप को कम किया जा सकता है। ये 2-3 विधियां हैं। बड़े माप के ब्लास्ट या स्लीपर के नीचे पैक करना, जो आपके जो बड़े पत्थर हैं वो नीचे सेट कर दो, जो आपकी ट्रैक है ना। प्रति रेल स्लीपर की संख्या बढ़ाने से भी क्रीप कम हो सकती है। मतलब ये आपका प्रति रेल का मतलब है 1 मीटर की आपकी ट्रैक है ऐसे, तो इसमें स्लीपर की संख्या क्या कर दो, बढ़ा दो, और समझ गए ना, स्लीपर संख्या बढ़ा दोगे तो भी आपके लिए सुविधा रहेगा। यदि ट्रैक की लगातार देखभाल की जाए तो ट्रैक में क्रीप कम पैदा होती है। इसको बार बार अपन मेंटेनेंस करें तो ऐसी स्थिति अपने सामने नहीं आएगी। ये आपके मोस्ट ऑफ से 2 चैप्टर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं।